तो चलिए आज ये जो हमारे पास स्रोत हैं भारत के आकार और स्थान पर जरा इनकी गहराई में उतरते हैं। जी बिल्कुल। ये भूगोल के कुछ अंश हैं और देखते हैं कि इनमें भारत के बारे में क्या खास बातें बताई गई हैं। हाँ, मतलब हमारा मकसद है कि जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें निकालें और समझें कि भारत दुनिया के नक्शे पर कहाँ और कैसे फिट होता है। तो पहली बात जो साफ दिखती है वो है भारत की स्थिति। ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध, हाँ। और अगर इसके अक्षांश देखें, लैटिट्यूड, तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाता है। काफी बड़ा फैलाव है ये तो। जी, और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ये नंबर्स हमें एक अंदाजा देते हैं कि देश कितना विस्तृत है। और वो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर वाली, वो तो लगभग बीच से ही गुजरती है ना। बिल्कुल, वो देश को करीब करीब 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। मतलब दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तर का उपोष्णकटिबंधीय। इससे तो मौसम और शायद खेती वगैरह पर भी बहुत असर पड़ता होगा। और हाँ, वो द्वीप समूह भी तो है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। हाँ, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में और लक्षद्वीप अरब सागर में दक्षिण पश्चिम में। मुख्य भूमि के अलावा ये भी भारत का हिस्सा है। अच्छा, अब आकार की बात करें, साइज कितना बड़ा है भारत? देखिए, कुल क्षेत्रफल करीब 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर बताया गया है। मतलब लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। बाप रे, ये दुनिया का कितना हुआ? ये दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है और इस लिहाज से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां? ठीक है। और इसकी सीमाएं, जमीनी सीमा कितनी लंबी है? जमीनी सीमा काफी लंबी है, लगभग 15,200 किलोमीटर। और तटरेखा मतलब समुद्री किनारा अगर द्वीपों को भी मिला लें तो करीब 7,516 किलोमीटर। वाह, काफी लंबी कोस्टलाइन है। जी, स्रोत ये भी बताते हैं कि उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में ऊंचे नए वलित पर्वत हैं, हिमालय। हाँ, वो तो जैसे एक दीवार की तरह है। बिल्कुल। और दक्षिण में लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद देश संकरा होता जाता है और हिंद महासागर में घुसता है, एक प्रायद्वीप की तरह। हाँ, और ये हिंद महासागर को 2 हिस्सों में बांटता है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। एक बात और, ये जो अक्षांश और देशांतर का फैलाव है, दोनों लगभग 30 डिग्री के आसपास हैं। लेकिन नक्शे पर देखें तो पूर्व पश्चिम वाली दूरी उत्तर दक्षिण से कम लगती है। ऐसा क्यों? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, फैलाव डिग्री में तो बराबर है, पर पृथ्वी गोल है ना? ध्रुवों की तरफ जाते हुए देशांतर रेखाएं पास आती जाती हैं, इसलिए किलोमीटर में पूरब पश्चिम की दूरी उत्तर दक्षिण की दूरी से कम हो जाती है। अच्छा, ये बात है। और इस 30 डिग्री देशांतर के फैलाव का समय पर क्या असर होता है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक? हाँ, इसी वजह से दोनों जगहों के स्थानीय समय में करीब 2 घंटे का अंतर आ जाता है। सूरज अरुणाचल में 2 घंटे पहले उगता है गुजरात के मुकाबले। 2 घंटे? ये तो काफी ज्यादा है। रोजमर्रा के जीवन में मुश्किल होती होगी, तो इसके लिए क्या? जी हाँ, इसी मुश्किल से बचने के लिए पूरे देश के लिए एक मानक समय तय किया गया है। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के समय को मानता है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। अच्छा, तो पूरे देश की घड़ियां इसी हिसाब से चलती हैं। बिल्कुल। और अक्षांशीय विस्तार का असर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। जैसे आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, हाँ, तो दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाएगा। कन्याकुमारी में जो भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है, वहां यह अंतर कम महसूस होता है, लेकिन कश्मीर में ये फर्क साफ पता चलता है। समझ गया। अब जरा दुनिया के नक्शे पर आते हैं। भारत की लोकेशन के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि भारत की स्थिति बहुत केंद्रीय है। ये पूर्वी और पश्चिमी एशिया के ठीक बीच में है और एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है ये। मतलब एकदम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर। हाँ, और हिंद महासागर के रास्ते पर इसकी स्थिति तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूरोप को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले समुद्री मार्ग पर पड़ते हैं। और वो दक्कन का पठार जो समुद्र में फैला है। जी, वो हिंद महासागर में काफी अंदर तक गया है। इससे भारत को पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप से पश्चिमी तट के रास्ते और दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया से पूर्वी तट के रास्ते आसानी से जोड़ने में मदद मिलती है। कहते हैं हिंद महासागर में इतनी लंबी तटरेखा किसी और देश की नहीं है,
शायद इसीलिए इसका नाम भारत यानी हिंदुस्तान पर पड़ा। ये बात बिल्कुल सही है। भारत की प्रमुख स्थिति के कारण ही इस महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा है। ये बहुत अनोखी बात है। और 1869 में जब स्वेज नहर खुली, उससे तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी सीधे 7,000 किलोमीटर कम हो गई। इससे व्यापार और संपर्क में क्रांति आ गई होगी। ये संपर्क की बात भी दिलचस्प है। स्रोत कहते हैं कि ये रिश्ते सिर्फ समुद्री नहीं, जमीनी भी थे और शायद ज्यादा पुराने। जी हाँ, बिल्कुल। भारत का दुनिया से संपर्क बहुत पुराना है और जमीनी रास्ते जो उत्तर के पहाड़ों में दर्रों से होकर गुजरते थे, वो समुद्री रास्तों से भी पहले के माने जाते हैं। तो इन रास्तों से सिर्फ यात्री ही नहीं आते जाते थे? नहीं, विचारों का भी आदान प्रदान होता था। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारत के अंक और दशमलव प्रणाली, ये सब इन्हीं रास्तों से दुनिया में फैले। और भारत से मसाले, मलमल वगैरह भी तो जाते थे? बिल्कुल। और बाहर से भी चीजें आईं, जैसे यूनानी मूर्ति कला का असर दिखता है, पश्चिम एशिया की वास्तुकला जैसे गुंबद और मीनारें। तो ये एक टू वे ट्रैफिक था हमेशा से। अच्छा, अब पड़ोसियों की बात कर लेते हैं। जमीनी सरहदें किन किन देशों से मिलती हैं? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। और समुद्र पार के पड़ोसी? दक्षिण में 2 द्वीपीय देश हैं। एक तो श्रीलंका, जो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, और दूसरा मालदीव, जो लक्षद्वीप के दक्षिण में है। अच्छा। और स्रोत में ये भी लिखा है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी, स्रोत के अनुसार यही स्थिति है। और एक छोटा सा तथ्य ये भी है कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था, इंदिरा पॉइंट, वो 2004 की सुनामी में समुद्र में समा गया। ओह, तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये साफ है कि भारत का भूगोल, मतलब उसका आकार और उसकी स्थिति, बहुत खास है। इसने न सिर्फ उसके इतिहास और संस्कृति को गढ़ा है, बल्कि दुनिया में उसकी जगह भी तय की है। बिल्कुल सही कहा। हिंद महासागर के शीर्ष पर इसकी स्थिति इसे एक अहम रणनीतिक महत्व देती है। भूगोल सिर्फ नक्शे पर लाइनें नहीं खींचता, वो देशों की तकदीर लिखता एक तरह से। तो श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। स्रोत पुराने जमीनी व्यापार मार्गों की अहमियत बताते हैं। आज के इस डिजिटल युग में, जहां परिवहन इतना तेज है, भारत की यही भौगोलिक स्थिति भविष्य के वैश्विक व्यापार और रिश्तों के लिए क्या नया अवसर या शायद नई चुनौतियां पेश कर सकती हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।